Okay, students, so welcome to the session. Let's continue our discussion on some previous year questions for JEE Main for the basic concepts of chemistry. इसमें हम लोगों ने like कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस किया था 21 तक के. अब अपन देखते हैं 21 के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं और 22 और 23 के क्वेश्चंस आज अपन डिस्कस कर लेंगे. इसमें आई थिंक हम लोगों ने जो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, यस ये 100 ग्राम प्रोपेन वाला हो गया था, जिसमें अपन ने कुछ अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन ये सब किया था एंड अल्टीमेटली वी गॉट द आंसर 19. ठीक है ना. 25 नंबर से स्टूडेंट से स्टार्ट करना है अपने को आज. देखते हैं. देखिए 25 नंबर क्वेश्चन अगेन स्टोइकोमेट्री से रिलेटेड है. थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है. 21 का क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर to produce sodium hydroxide. 20 gram of sodium hydroxide is dissolved in 500 ml water. Neglecting the change in volume, the concentration of the NaOH solution is. ध्यान देना यहाँ पे अपने को कंसंट्रेशन किसका पूछा है? NaOH का, है ना. तो अगर कंसंट्रेशन NaOH का पूछा है, मोलैरिटी के टर्म्स में कंसंट्रेशन को यहाँ पे डिफाइन करने को बोल रहा है, तो वी आर अवेयर कि मोलैरिटी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर. किसके लिए ये कैलकुलेशन जाएगा? पूरा NaOH के लिए, राइट. बट क्या मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स का इन्फॉर्मेशन है NaOH का? नहीं है. क्या मास इन ग्राम का इन्फॉर्मेशन है? वो इन्फॉर्मेशन भी अपने पास नहीं है. हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स वो है 20 ग्राम ऑफ सोडियम ऑक्साइड. अब सोडियम ऑक्साइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या लेना देना है? उन्होंने बताया भी है कि सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड. मतलब जो रिएक्शन हमारा चल रहा है वो ये है कि Na2O को जब अपन ने डिजोल्व करा वाटर में, H2O में, तो ये क्या बना देगा? 2NaOH ये बनाएगा. तो मेरे को कंसंट्रेशन इसका निकालना है, बट वैल्यूज इसकी दे रखी है. क्या दे रखा है इसका वैल्यू? वो दे रखा है 20 ग्राम सोडियम ऑक्साइड. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि 20 ग्राम सोडियम ऑक्साइड को आप डिजोल्व कराओ और बताओ कि इसका मोलैरिटी क्या होगा. अब स्टूडेंट NaOH का मोलैरिटी अगर अपने को चाहिए तो जाहिर सी बात है कि ये जो 20 ग्राम Na2O है, ये 20 ग्राम Na2O कितना NaOH बनाएगा उसके बेसिस पे अपन फाइंड आउट कर लेंगे. तो पहले बेसिक स्टोइकोमेट्री लगाते हैं. वी कैन फाइंड आउट कि भाई यहाँ पे ये 1 मोल इन्वॉल्व हो रहा है और ये 2 मोल इन्वॉल्व हो रहा है. इन्हीं दोनों के बीच का कंपैरिजन है, इसलिए इन दोनों को कंपेयर करेंगे. Na2O का मतलब ये हो गया, ये 46 मतलब 62 ग्राम जब Na2O इन्वॉल्व होता है तो कितने ग्राम NaOH देता है वो? 2 इंटू 40 यानी कि 80 ग्राम NaOH देता है. स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, अगर आपने 62 ग्राम Na2O यानी 1 मोल सोडियम ऑक्साइड डिजोल्व कराया होता तो यू हैव गॉट 80 ग्राम NaOH. दिया कितना है क्वेश्चन ने? 20 ग्राम. तो 20 ग्राम NaOH अगर अपन ने लिया, सॉरी Na2O लिया, तो कितना NaOH मिलेगा? 80/62 इंटू 20 यही मिलेगा स्टूडेंट्स. यहाँ से अपने को क्या ग्राम क्वांटिटी NaOH का पता चलेगा कि नहीं चलेगा? यहाँ से जो ग्राम क्वांटिटी अपने को पता चलता है NaOH का, इट इज़ 26 ग्राम. ठीक है, ये अपने पास आ गया 26 ग्राम NaOH. ये इन्फॉर्मेशन मिल गया. अब अगर 26 ग्राम NaOH अपने को मिला है तो क्या मोलैरिटी निकाल सकते हैं NaOH के लिए? ये मोलैरिटी किसके लिए डिफाइन कर रहे हो आप? NaOH के लिए. क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH मतलब 26/40. वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम कितना दे रखा है? 500 ml. तो 500 ml है, ऊपर में 1000 से करेंगे क्योंकि तभी तो वॉल्यूम इन लीटर आएगा. नहीं, इसको लेकर के जब आप आगे बढ़ोगे, सॉल्व करोगे, तो जो आंसर आपका आता है वो आ जाता है 1.3. ये आंसर आपका आता है 1.3. इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, पहले से ही 10 टू द पावर -1 लगा रखा है, तो इसको मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? 13 इंटू 10 टू द पावर -1. सो आवर करेक्ट आंसर विल बी 13. तो जो आंसर होगा वो आएगा 13 इसके अकॉर्डिंग, है ना. 13 आएगा. तो कुछ भी नहीं था, थोड़ा बेसिक स्टोइकोमेट्री अपन ने लगाया और कंसंट्रेशन का फॉर्मूला देख लिया, उसके अकॉर्डिंग ये काम हो गया. बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो नहीं था ये. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट 26 नंबर पे. 26 नंबर में बोल रहा है कि 250 ml ऑफ NaOH. अगेन ये स्टोइकोमेट्री से रिलेटेड है, साथ में एसिड बेस टाइट्रेशन का टाइप भी इसमें लगा दिया है. कर क्या रहे अपन? बोल रहे हैं कि HCl को NaOH के साथ रिएक्ट करो. तो HCl को NaOH के साथ रिएक्ट करोगे, बड़ा ही सिंपल स्टोइकोमेट्री इसमें फॉलो होगा. NaCl प्लस H2O. ऑलरेडी जो हमारा रिएक्शन है वो बैलेंस है विथ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 1 1 एंड 1. ठीक है ना.
250 ml ऑफ 0.5 m NaOH। अब जिसका जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख देते हैं यहाँ पे। HCl के लिए इन्होंने लिखा है 1 m एंड 500 ml, ठीक है। और NaOH के लिए जो इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स हमारे पास वो है 0.5 m और 250 ml, ये इसका इन्फॉर्मेशन है। जाहिर सी बात है एसिड बेस का टाइट्रेशन करा रहे हैं तो N1V1 N2V2 वाला अप्रोच अपन लगाएंगे, लेकिन देखिए वहाँ तक आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसने पूछा है कि द नंबर ऑफ अनरिएक्टेड HCl मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्यूशन आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन। जब ये पूरा रिएक्शन हो जाएगा तो अनरिएक्टेड पार्ट कितना बचेगा। सवाल ने जैसे ही बोला कि अनरिएक्टेड पार्ट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये स्टोइकोमेट्री वाले में लिमिटिंग रिएजेंट वाला क्वेश्चन है, राइट। और लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चन में कोई नंबर ऑफ मोल या मॉलिक्यूल्स आपको एक्स्ट्रा देता है या ग्राम क्वांटिटी एक्स्ट्रा देता है, तो वो जो एक्स्ट्रा ग्राम क्वांटिटी है उसी को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मोल्स को आइडेंटिफाई करना है। तो स्टूडेंट्स यू आर अवेयर कि मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। सो नंबर ऑफ मोल्स इज व्हाट? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो क्यों ना ऐसा करें कि ये जो इन्फॉर्मेशन M और VL का दिया है उससे N पहले निकाल लें इसका। तो N अगर आप HCl के लिए निकालने चलोगे, अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स HCl का निकाला तो क्या आएगा? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। मोलैरिटी तो 1 है हमारा और वॉल्यूम इन लीटर कितना है? हाफ। 500 ml मतलब हाफ लीटर, तो ये 1/2 आ गया, ठीक है। एक तरफ नंबर ऑफ मोल मिल गया HCl का। इसी तरीके से क्यों ना नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH भी निकाल लें अपन। और नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH जब निकालेंगे तो यहाँ पे मोलैरिटी है 1/2 और वॉल्यूम 250 ml। 250 ml का मतलब हो गया 1/4। इट मीन्स ये हमारे पास कितना आ गया? 1/8। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स मिल चुके हैं। HCl के लिए 1/2 मिला और NaOH के लिए 1/8 मिला। अब आप खुद समझ रहे हो 1/2 से रिएक्ट करता, ये अमाउंट कम है, इसका मतलब 1/8 से रिएक्ट करेगा, ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, ये लिमिटिंग बना और ये अनरिएक्टेड रह जाएगा। यही होगा ना अल्टीमेटली। अनरिएक्टेड रह कितना जाएगा जरा उसको देखिए। अगर अपन बात करें अनरिएक्टेड का तो इस वाले केस में जो नंबर ऑफ मोल्स HCl का जो अनरिएक्टेड है वो अमाउंट क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? ऑब्वियस सी बात है कि 1/8 के साथ पार्टिसिपेट करेगा, मतलब 1/2 माइनस 1/8 आपका बच जाएगा। इसका मतलब ये हो गया 16, 8 माइनस 2 मतलब 6/16। इसका मतलब हो गया अपने पास ये कितना आ गया? 3/8। 3/8 मोल HCl का अनरिएक्टेड रह गया। जब 3/8 मोल HCl का अनरिएक्टेड रह गया, वही इन्होंने पूछा है आपसे। इन्होंने मोल की जगह मॉलिक्यूल पूछा है कि कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन के बाद बच जाएंगे। तो मोल अगर आपके पास है तो यहाँ से मॉलिक्यूल आप निकाल सकते हो। मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्वांटिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्वांटिटी का मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल है, मोल इंटू Na। तो मोल इंटू Na जैसे ही करा तो आ गया 3/8 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। इसको लेके आगे बढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। हालांकि ये भी नियरेस्ट इंटीजर टाइप है, तो इंटीजर टाइप वाले में ये ऑलरेडी बोल रहा है 10⁻21 ले लेने के लिए, है ना। 10⁻21 ले लोगे अगर आप यहाँ से तो हमारे पास आ जाएगा 3 तो रहेगा ही, 8 रहेगा, फिर 6.02 भी रहेगा और 21 का मतलब हुआ कि आप ऐसा करिए इसमें से 100 और निकाल लीजिए, है ना। 100 आपने और निकाल लिया तो बचा 10⁻21। सो व्हाट यू नीड टू सॉल्व इज़ दिस वन। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको जब भी सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये लगभग 1800/8 आ जाएगा और इंटू 10⁻21 तो ये आता है अपने पास 226। 2.26 की जगह ये आ जाएगा 226। मतलब अगर आप वो नहीं लगाते तो क्या आता? 2.26 इंटू 10⁻23। 21 दे दिया इसलिए 226 यहाँ पे आएगा, क्योंकि अपने को ये न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप्स क्वेश्चंस है। तो 226 इंटू 10⁻21, तो यहाँ पे जो फिलअप होगा वो क्या होगा? 221, ठीक है ना। यही आएगा स्टूडेंट्स, देख लीजिए आप इसको। तो ये था हमारा 26 नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स 27 नंबर क्वेश्चन का। अभी भी अपन 21 के ही क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। इसने बोला कि एन एवरेज पर्सन नीड्स अबाउट 10,000 किलोजूल एनर्जी पर डे। द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज नीडेड टू मीट दिस एनर्जी रिक्वायरमेंट इज। अमाउंट ऑफ ग्लूकोज अपने को ग्राम में बताना है सबसे पहले, तो ये ध्यान में रखना। और
जो सबसे इम्पॉर्टेंट हिंट अपने को दे रखा है वो ये दे रखा है कि हीट ऑफ कंबशन, ये जो डेल्टा एच ऐसे सी लगाते हैं ना, कई बार ऐसे भी लिखते हैं इसको, सी लगा दिया, या फिर अभी जैसे दे रखा है ये डेल्टा एच है और ये सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंबशन को। ऑब्वियसली एनर्जी जो अपने को मिलने वाला है वो ग्लूकोज से मिलेगा, बट ग्लूकोज के कौन से प्रोसेस से एनर्जी मिलेगा, जब ग्लूकोज का कंबशन होगा तभी तो अपने को एनर्जी मिलेगा। थर्मोडायनेमिक्स में आप ऐसे क्वेश्चन से और ज़्यादा डील करते हैं जहां आप देखते हैं हीट ऑफ कंबशन के बारे में पढ़ते हैं कि 1 मोल कोई भी सब्सटेंस को बर्न करा तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी मिला, उसी को बोलेंगे हीट ऑफ कंबशन। तो यहाँ पे ये जो दे रखा है स्टूडेंट्स, ये हीट ऑफ कंबशन है, देखिए पर मोल के लिए डिफाइन कर रहा है। 1 मोल ग्लूकोज अगर बर्न होगा तो आपको 2700 किलो जूल एनर्जी मिलेगा। अगर आपने 1 मोल ग्लूकोज कंज्यूम कर लिया तो उसके कंबशन के बाद आपको इतनी एनर्जी मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक एवरेज पर्सन का जो डे टू डे रिक्वायरमेंट है वो 10,000 किलो जूल का है, तो 10,000 किलो जूल का अकॉर्डिंग ये ग्लूकोज अपने को थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा वही पूछा है आपसे। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, हम लोग बोलेंगे कि 2700 किलो जूल एनर्जी, ये जो एनर्जी है ये कब मिला था, ये एनर्जी अपने को कब मिला बताइए। ये एनर्जी मिला 1 मोल ग्लूकोज के बर्न होने से। 1 मोल ग्लूकोज का मतलब क्या हुआ, 180 ग्राम ग्लूकोज, नहीं 180 ग्राम ग्लूकोज के बर्न होने से मिला। तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, एक एवरेज पर्सन का जो नीड है वो है 10,000 किलो जूल का। तो 10,000 किलो जूल अगर एनर्जी चाहिए तो इतने एनर्जी के लिए हमें कितना ग्लूकोज चाहिए होगा, तो 180 बाई 2700 इंटू 10,000, इतना सारा एनर्जी चाहिए होगा। तो इसको जब ये सॉरी इतना सारा ग्लूकोज चाहिए होगा, तो इतने ग्राम ग्लूकोज का रिक्वायरमेंट आपको होगा। अगर आपका इतना ग्राम ग्लूकोज बॉडी के अंदर गया, कंबस्ड हो गया, तो उतना कंबशन के बाद आपको 10,000 मिल जाएगा अल्टीमेटली। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 666.66 करके ऐसे कुछ आता है, तो 667 ग्राम आप इसको ले सकते हैं। यस 667 ग्राम आप इसको ले सकते हैं। सॉल्व करने पे वही 666.66 चलता रहता है। तो 667 ग्राम ग्लूकोज अगर आपने कंज्यूम करा तो वो आपको 10,000 किलो जूल एनर्जी दे देगा। यहाँ जो इम्पॉर्टेंट बात था वो ये समझने का था कि 1 मोल ग्लूकोज कंबस्ड होने पे 2700 किलो जूल एनर्जी देता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 28 नंबर पे। 28 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए तो परसेंटेज यील्ड वाला कॉन्सेप्ट आ गया है। परसेंटेज यील्ड वाला कॉन्सेप्ट वैसे कुछ नया नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि थ्योरेटिकली जो अमाउंट आपको मिलना चाहिए, मतलब जो आपने कैलकुलेशन किया जितना अमाउंट आपको मिलना चाहिए उससे ऑब्वियसली आपको कम अमाउंट मिलता है जब आप रियल में उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उसका जो कंपैरिजन है कि भाई मिलना कितना चाहिए था, मिला कितना, वही परसेंटेज यील्ड को दिखाता है। और नई बात यहाँ पे क्या है स्टूडेंट कि इन्होंने थोड़ा सा रिएक्शन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया है। थोड़ी बहुत आपको बेसिक ऑर्गेनिक का आइडिया होना चाहिए तभी आप कर पाएंगे। इन्होंने कहा कि मिथाइलेशन ऑफ 10 ग्राम ऑफ बेंजीन। अब अगर ये नहीं पता है तो क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। मिथाइलेशन कराना है अपने को बेंजीन का। मिथाइलेशन का मीनिंग ये होता है कि बेंजीन हमारे पास ये है C6H6 और इसको क्या करिए आप रिएक्ट कराइए CH3Cl से। इससे जब आप रिएक्ट कराएंगे तो एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को लेके निकल लेगा और ये फॉर्म करेगा HCl। और आप खुद सोचो कि ये जो अल्काइल ग्रुप है CH3 मिथाइल ग्रुप, वो जाके यहाँ अटैच हो गया, मतलब C6H5 बना था, H तो निकला, तो यहाँ वैकेंसी क्रिएट हुई। वैकेंसी क्रिएट हुई तो CH3 यहाँ पे आके चिपक गया। और क्या ये टॉलिन है या नहीं है, ये टॉलिन है और ये हमारा बेंजीन है। तो बेंजीन का जब भी आप मिथाइलेशन कराएंगे तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट द टॉलिन। अच्छा, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 10 ग्राम जब बेंजीन आपने लिया तो 10 ग्राम बेंजीन का जब अपन ने मिथाइलेशन कराया तो वी हैव गॉट 9.2 ग्राम ऑफ टॉलिन। अब अगर वो ये अमाउंट नहीं भी देते तो हम लोग तो इसको कैलकुलेट कर ही सकते थे कि 10 ग्राम के अकॉर्डिंग इसको कितना आना चाहिए, बट इन्होंने ये अमाउंट दे दिया है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये लिमिटिंग का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है कि भाई आप ये कैलकुलेट कर सकते हो बट इन्होंने दे दिया। अब मान लो आपके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग भी 9.2 ग्राम आ जाए टॉलिन, तो क्या बोलेंगे, परसेंटेज यील्ड हमारा 100% है। लेकिन अगर ये उससे कम हुआ, जो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे अगर उससे ये कम हुआ तो परसेंटेज यील्ड कम हो जाएगा। 90% आ सकता है, 80% आ सकता है, 70% आ सकता है, वही कहानी और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से अगर इन्होंने ये
जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट दिया है वो देने दीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सॉरी, ये एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट दिया है वो देने दीजिए। अपन पहले थ्योरेटिकली देखते हैं कि कितना टॉलिन आना चाहिए था एज अकॉर्डिंग टू द स्टोइकोमेट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, एंड एज वी कैन सी द इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस। तो इक्वेशन को तो बैलेंस करने की जरूरत है नहीं। चलो नंबर ऑफ मोल्स पहले फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 10/78। 78 मोलिकुलर वेट है बेंजीन का, तो नंबर ऑफ मोल्स इसका ये निकला। ठीक है, अब आप बताओ, मुझे इस अमाउंट को नहीं देखना है, अपन इस अमाउंट से यहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स इसका 10/78 है, तो क्या टॉलिन का भी जो नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस होना चाहिए था वो 10/78 मोल प्रोड्यूस होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि स्टोइकोमेट्री 1111 का है। फाइनली अगर ग्राम क्वांटिटी की बात करें, ये जो ग्राम क्वांटिटी निकालने जा रहे हैं किसके लिए निकालने जा रहे हैं, टॉलिन के लिए निकालने जा रहे हैं। तो जो ग्राम क्वांटिटी आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स बाय मोलिकुलर वेट, और मोलिकुलर वेट टॉलिन का कितना होता है 92। तो यहाँ से ग्राम क्वांटिटी आपको मिलेगा, मतलब आपको इतना ग्राम टॉलिन मिलना चाहिए था। ये आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट इस बात को कह रहा है कि इतना मिलना चाहिए था, प्रैक्टिकल बात कह रहा है कि इतना मिला है। तो अब इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो परसेंटेज यील्ड मिलेगा। तो परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए, परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए आपको करना क्या है, आपको जो अमाउंट मिला, आपको जो अमाउंट मिला वो कितने में मिला है, इतना मिलना चाहिए था, इतना मिला। मतलब कि ऊपर में आप लिखेंगे कि जो अमाउंट आपको एक्सपेरिमेंटली मिला, और नीचे में लिखेंगे कि जो अमाउंट आपको थ्योरेटिकली मिला, जो आपको थ्योरेटिकली मिला इनटू 100। जैसे 1 ग्राम मिलता, अगर 1 ग्राम थ्योरेटिकल 1 ग्राम एक्सपेरिमेंटल, 1/1 इंटू 100 करते कितना आ जाता 100%। मान लो थ्योरेटिकली 1 ग्राम मिलना चाहिए, एक्सपेरिमेंटली 1/2 ग्राम ही मिला, तो 1 का हाफ कितना हुआ 50%। वैसे परसेंटेज यील्ड निकाला जाता है। तो एक्सपेरिमेंटली आपका अमाउंट कितना दे रखा है 9.2, और थ्योरेटिकली आपने कितना निकाला, ये अमाउंट सॉल्व मैंने नहीं किया है क्योंकि वो सॉल्व हो जाएगा वहाँ पे। तो ये कितना है 10 इंटू 92, और ऊपर में कितना आ गया स्टूडेंट 78, ठीक है ना, ये आ गया। तो इंटू 100 ये करना पड़ेगा। अल्टीमेटली अगर हम लोग देखें, अल्टीमेटली अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये 9.2 है, इंटू 100 करेंगे 920 हो जाएगा, नीचे में भी 920 है, मतलब ये पूरा मामला कैंसिल हो गया। आंसर आया 78, मतलब ये 78% परसेंटेज यील्ड किया है। 100 ग्राम की जगह 78 ग्राम मिलेगा, 200 ग्राम की जगह 78 इंटू 2 ग्राम मिलेगा। यही कहानी बना, ठीक है ना। तो परसेंटेज यील्ड वाले और भी क्वेश्चंस आपको डिफरेंट मटेरियल्स में मिल जाएंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर देखिए, कंसिडर द कंप्लीट कंबशन ऑफ ब्यूटेन, द अमाउंट ऑफ ब्यूटेन यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस 72 ग्राम ऑफ वाटर। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये। हमें किसका कंबशन कराना है, ब्यूटेन का कंबशन कराना है। अब जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम मोल पढ़ रहे हैं या फर्स्ट टाइम अभी क्लास 11th में आए और वो ये लेक्चर अगर देख रहे हैं, तो लेट मी से दिस टू यू कि ये सारे इन्फॉर्मेशन, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने ये क्वेश्चन करा, तो बेसिक नेमिंग, बेसिक रिएक्शंस, ये सब आपको पता होना चाहिए। वो बाय द टाइम आप जब आगे के चैप्टर्स पढ़ते हैं तो आपको आइडिया हो ही जाता है, लेकिन ये सब जो कॉन्सेप्ट है, अब अल्टीमेटली अगर आपको ब्यूटेन का फॉर्मूला ही नहीं पता है, उसके रिएक्शन को लिखने नहीं आ रहा है, उसको बैलेंस करने नहीं आ रहा है, तो फिर थोड़ी सी परेशानी होगी। तो उसको आप पहले अलग से प्रैक्टिस कर लेंगे, तब आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाएंगे, राइट। हाइड्रोकार्बन का नेमिंग आपको पता होना चाहिए। ब्यूटेन है मतलब C4H10 दे रखा है, इसका कंबशन कराओ, इसका कंबशन कराओगे तो क्या मिलेगा CO2 + H2O मिलेगा। मैंने बोला था आपको कि कभी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन कराते हैं तो CO2 और H2O मिलता है, राइट। अब बैलेंसिंग कैसे करना है, इसमें कई बच्चे फंस जाते हैं। कुछ भी नहीं है, आप पहले कार्बन का बैलेंसिंग करेंगे, यहाँ पे 4 आ गया, हाइड्रोजन 10 है, यहाँ पे 5 लगा दिया, ऑक्सीजन कितना हो गया 8 5 13। अब ये 13 को लेके बच्चा फंसा रहता है कि क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप 13/2 लगा दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम फ्रैक्शन में बैलेंसिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मतलब ये आ गया 13/2 O2, समझ गए बात को आप। अब देखो कोफिशेंट्स क्या मिले हमें, 1 मिला, 13/2 मिला, 4 मिला और 5 मिला। अगर आपको इतनी परेशानी है 13/2 से, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, अपने आप 13/2 गायब हो जाएगा। ओके, फाइनली हमारा जो काम है उस पर आते हैं। कंसीडर द कंप्लीट कंबशन ऑफ ब्यूटेन, द अमाउंट ऑफ ब्यूटेन यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस 72 ग्राम ऑफ वाटर इज। मेरे को टारगेट ये दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि मुझे ये 72 ग्राम चाहिए, इसके लिए मुझे ब्यूटेन का कितना अमाउंट लेना पड़ेगा, यही सवाल है। मतलब हमारा कंपैरिजन इन दोनों में चलने वाला है। ओके, तो देखिए अगर अपन 1 मोल ब्यूटेन की बात करें स्टूडेंट्स, तो 1 मोल ब्यूटेन के हिसाब से इसका जो
ग्राम क्वांटिटी आना चाहिए, वो कितना आना चाहिए, 58 ग्राम आना चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ज़रा ध्यान देना। 1 मोल के अकॉर्डिंग ये 58 ग्राम, 5 मोल के अकॉर्डिंग ये कितना ग्राम हो गया, 90 ग्राम बोल सकते हैं ना। अब देखो अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे कि भाई अगर तुम्हें 90 ग्राम वाटर चाहिए होता, अगर तुम्हें 90 ग्राम वाटर चाहिए होता तो तुम 1 मोल ब्यूटेन लेते, 5 मोल वाटर के लिए 1 मोल ब्यूटेन, 90 ग्राम वाटर के लिए 58 ग्राम ब्यूटेन आप लेते कि नहीं लेते, बिल्कुल लेते, 58 ग्राम ब्यूटेन लेते। आज आपने बोला कि मेरा रिक्वायरमेंट ये है 72 ग्राम वाटर का, तो 72 ग्राम वाटर अगर आपको चाहिए तो 72 ग्राम वाटर के लिए 58 बाई 90 इंटू 78, इतना ग्राम ब्यूटेन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ऑब्वियस सी बात है एनवी टाइप है तो इन्होंने कुछ ना कुछ इसमें किया होगा, तो ये आ जाता है एक्चुअली में अपने को 4.64 ग्राम ब्यूटेन। बट 4.64 तो एनवी टाइप के आंसर्स में डाल नहीं सकते, तो इसीलिए इसको चाहें तो अपन क्या लिख सकते हैं, तो ये अपने पास आ जाता है 10 टू द पावर -1 दिया है तो 46.4, नहीं ये आता है स्टूडेंट्स, सॉरी ये आ जाता है 46.4, और 46.4 को हम चाहें तो लिख सकते हैं 464 इंटू 10 टू द पावर -1। तो ऐसे करके हमारा आंसर जो आएगा यहाँ पे आ जाएगा 464, ठीक है। तो मेनली बेसिक स्टोइकोमेट्री से ही रिलेटेड था, और अगर आप ऑक्सीजन बैलेंस नहीं भी कर पाते तब भी ये क्वेश्चन आपसे हो जाता, क्योंकि हमारा कंपैरिजन तो इन दोनों के बीच में चल रहा था, तो कहीं कुछ परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो यार आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद अगर बात करें 30 नंबर, अगेन फिर से हाइड्रोकार्बन का कंबशन, हाइड्रोकार्बन के फॉर्मूलाज उनका बैलेंसिंग वगैरह पता होना चाहिए तभी जाके कर पाएंगे। कंप्लीट कंबशन ऑफ 3 ग्राम इथेन गिव्स दिस मच मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, ओके। अपने को इथेन दे रखा है, इथेन का मतलब हो गया कि C3H8, ठीक है ना, सॉरी इथेन का मतलब हो गया अपने को दे रखा है C2H6, यहाँ से फिर ओके 3 लगा देते तो वहाँ पे क्या बन जाता, वो प्रोपेन बन जाता, C2H6 प्लस O2 से क्या बना स्टूडेंट्स, CO2 प्लस H2O बन गया। फिर से वही कहानी है, बैलेंसिंग करके बैठ जाओ तो सही रहेगा, यहाँ 2 लगा दिया, इसके बाद हाइड्रोजन 6 है तो इधर 3 लगा दिया, 2 2 जा 4 एंड 3 7, तो क्या लगाएंगे 7/2 लगा देंगे। अब जिनके बीच में कंपैरिजन है बस उसको देखना, इसने बोला है 3 ग्राम इथेन को कम्प्लीटली कंबस्ट करो और वाटर से कंपेयर करो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात करें तो 3 ग्राम इथेन अपने को गिवन है और पूछ रहा है वाटर का अमाउंट क्या होगा, और ये जो अमाउंट है ये अपने को मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में बताना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मोल के टर्म्स में तो पता चल ही रहा है आपको कि अगर अपन इथेन का 1 मोल लेते तो मॉलिक्यूल्स कितने मिलते, 3 मिलते कि नहीं मिलते। लेकिन अपने को कितना दिया है, 3 ग्राम दिया है, 3 ग्राम के अकॉर्डिंग पहले इसका मोल निकाल लेते हैं, अगर इसका मोल निकालने चलें तो कितना हो जाएगा। अगर अपन इथेन के मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो 30 होता है, तो 3/30 यानी कि 1/10 मोल है ये। अब देखो स्टूडेंट्स 1 होता तो ये 3 होता, तो ये 1/10 है, तो इसका मतलब वाटर के कितने मोल्स लेने पड़ेंगे, 1/10 इंटू 3, यानी कि 3/10 मोल्स वाटर अपने को लेना पड़ेगा। और 3/10 मोल्स वाटर अगर आपने लिया तो इसका मतलब क्या है कि 3/10 इंटू कितने मॉलिक्यूल्स पूछा था ना इसने, तो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, इतने सारे मॉलिक्यूल्स अपने को लेने पड़ते हैं। जाहिर सी बात है यार, पहले देखो 3 ग्राम दिया तो 1/10 मोल आया, इसका 1 मोल तो इसका 3 मोल, सिर्फ इन्हीं दोनों में कंपैरिजन चल रहा है, बाकी बैलेंसिंग नहीं भी होता तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। अब जब इसका 1/10 मोल है तो इसका कितना आ गया 1/10 इंटू 3, क्योंकि इसका 3 टाइम्स है ये, तो 3/10 मोल आ गया। अब 3/10 मोल का मतलब इतने सारे मॉलिक्यूल्स, मोल इंटू अवोगाड्रोज नंबर, तो ये आ गया अपने पास। अब अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो फिर से ये एनवी टाइप है, और इन्होंने कहा है क्या लेने के लिए, एक्स की वैल्यू निकालना है 10 टू द पावर 22 लेकर के, तो 10 टू द पावर 22 अगर आप लेते हो स्टूडेंट्स तो ये तो इसको 6 ले लो अभी के लिए फिलहाल, 6.02 पे जाने की जरूरत नहीं है, तो ये कितना हो गया 18 इंटू, इन्होंने कहा है 10 टू द पावर 22 कर देने के लिए, तो 10 इंटू 10 टू द पावर 22, ऐसा तो लिख ही सकते हैं इसको, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, डिवाइडेड बाई 10 पहले से है, एक 10 कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली आया 18 इंटू 10 टू द पावर 22। सो इस बॉक्स में क्या भरा जाना है, 18 को फिलअप कर लेंगे, तो 18 हमारा आंसर होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं 31 नंबर,
31 नंबर में अगर हम लोग देखें तो इन्होंने कहा है कि द फॉर्मूला ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन विच रिक्वायर 6 टाइम्स ऑफ इट्स ओन वैल्यू वॉल्यूम ऑफ O2 फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन एंड प्रोड्यूसेस 4 टाइम्स ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ CO2 इज CXHY द वैल्यू ऑफ Y इज। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, और फ्रिक्वेंटली ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। और आप देखिए 21 के ही क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, सारे NV टाइप के क्वेश्चन हैं, और आप देख सकते हैं कि मोस्टली हाइड्रोकार्बन के कंबशंस वाले ही क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना। तो देखो यार, कोई गैसियस हाइड्रोकार्बन दिया, अगर ये अल्केन, अल्कीन या अल्काइन देता तो हम लोग क्या करते, जनरल फॉर्मूला का यूज करके काम कर लेते, वहाँ पे एक ही अननोन आता N। लेकिन बोला सीधा गैसियस हाइड्रोकार्बन है तो कुछ भी हो सकता है, तो CXHY लेना पड़ेगा अपने को, ये लेना पड़ेगा। और आपको मैंने कुछ सेशंस में ये भी बताया था कि CXHY प्लस O2 जब आप बैलेंस करोगे तो क्या कहानी बनती है, ये CO2 प्लस H2 है। मैं एक बार वापस से आपको बता देता हूँ, कार्बन X तो कार्बन X कर दिया, हाइड्रोजन यहाँ Y है तो यहाँ Y/2 लगाना पड़ेगा, और इस जगह पे ऑक्सीजन कितना हो जाता है 2x प्लस, ये देखना यार 2x प्लस Y/2/2, ये होता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। मैं इसको फ्रेश करके लिख देता हूँ, आप लोग ट्राई कर लेना। ये CXHY हो जाता है प्लस, यहाँ पे ये आ जाता है x प्लस Y/4। आप सॉल्व करके देखना, कई बच्चे इसको याद भी कर लेते हैं, अच्छी बात है, अगर ध्यान में रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर XCO2 प्लस Y/2 H2O। सारा जो खेल है यहाँ पे वो स्टोइकोमेट्री का है। अगर आपको बैलेंस करने आया तो क्वेश्चन बन पाएगा, नहीं आया करने तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। खास करके अननोन हाइड्रोकार्बन वाला केस तो आपको समझ में आना चाहिए। ओके, अब देखो इस जगह से स्टूडेंट्स हम लोगों को पता चल रहा है कि जो स्टोइकोमेट्री है हमारे पास वो कितना है, 1 है। इधर कितने हो गए, x प्लस Y/4 हो गया, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ कितना आ गया, x आ गया, और इधर कितना आ गया, Y/2 आ गया। सबकी स्टोइकोमेट्री हमारे पास आ चुकी है। अब इन्होंने बोला कि गैसियस हाइड्रोकार्बन है, और जब भी गैसियस हाइड्रोकार्बन होगा तो उसके लिए वॉल्यूम भी डिफाइन कर सकते हैं। मतलब अगर इसका 1 भी पार्टिसिपेट करेगा तो इसका x प्लस Y/4 भी पार्टिसिपेट करेगा, इसका x भी और इसका Y/2 भी, रेशियो वही रहेगा। अब हम लोगों को देखिए इन्होंने x और y निकालने के लिए हिंट चाहिए, 2 हिंट कम से कम चाहिए, क्योंकि 2 अननोन हमारे पास है। तो इन्होंने क्या बोला, पहला हिंट बोल रहा है कि it requires 6 times of its own volume of O2 for the complete oxidation। 6 times of its own volume, मतलब इस जगह पे वो कहना चाह रहा है कि 1 मोल अगर CXHY को हम लोग कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कराना चाहते हैं, मतलब कंबशन कराना चाहते हैं, तो इसका जितना लीटर लेंगे ना उसका 6 टाइम्स ये लेंगे। मतलब ये कह रहा है कि अगर ये 1V है, 1 वॉल्यूम है, तो ये कितना हो जाएगा 6 वॉल्यूम। तो इससे ये 6 टाइम्स है, 1 का 6 टाइम्स, 1 का ये 6 टाइम्स है, तो 6 हुआ। इसका मतलब ये जो x प्लस Y/4 है, x प्लस Y/4 की वैल्यू ही 6 है, नहीं उसकी वैल्यू 6 है। अब x प्लस, क्योंकि इस जगह पे 1 अपन ने लिया हुआ है, 1 के अकॉर्डिंग ये 6 हो गया, तो x प्लस Y/4 6 हो गया। एक इक्वेशन तो ये बन गया। और कोई हिंट है क्या, क्योंकि एक हिंट से तो काम चलेगा नहीं, दो अननोन है। दूसरा इसने बोला है कि इट प्रोड्यूसेस 4 टाइम्स ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ CO2। जितना CXHY है इसका 4 टाइम्स CO2 प्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब अगर ये 1V तो ये कितना 4V, 1 से 4 टाइम्स है ये, तो 1 से ये 4 हुआ, मतलब x की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 4 आ गई। तो पहले तो x का वैल्यू भी पता चल गया। हमसे पूछा क्या है, वैसे हमसे y पूछा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि x अगर अपन 4 डालेंगे तो y की जो वैल्यू है वो 8 आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने को आइडिया लग गया कि फॉर्मूला क्या होना चाहिए, फॉर्मूला होना चाहिए C4H8, ये होना चाहिए इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से ये C4H8 का मतलब क्या हुआ, ये सब बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये हो गया अपने पास ब्यूटीन, CnH2n के फॉर्मेट को ये फॉलो कर रहा है, तो ये ब्यूटीन हो गया। ओके, y का वैल्यू पूछा था, y का वैल्यू अपना 8 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, 33 नंबर। बोला स्टूडेंट्स कि गिरानियोल, अ वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इज अ कंपोनेंट ऑफ रोज ऑयल। द डेंसिटी ऑफ द वेपर इज दिस, द मोलर मास ऑफ द गिरानियोल इज। कुछ भी नहीं है, गैसियस स्टेट के टाइम पे ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास ज़्यादा आते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए अपने को पता है आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से कि PV क्या होता है स्टूडेंट्स, nRT होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत बार इस पे सवाल आया हुआ है अलग अलग टाइप का, जरूरी नहीं है हर बार मोल में, वेरियस टाइप्स में आता है ये क्वेश्चंस। इसको अगर मैं चाहूँ तो
PV इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को क्या बोलते हैं, मास इन ग्राम बाय मोलिकुलर वेट। तो छोटा m को मास इन ग्राम पढ़िए और बड़े m को मोलिकुलर वेट, ये इंटू RT ऐसा लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। यहाँ से आइडिया लगा अपने को कि P इज इक्वल टू, क्यों ना m और V को नीचे ले जाएं, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं और RT बाई m को इधर खींच लेते हैं। अब जरा देखना P इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, मास बाई वॉल्यूम, मास इन ग्राम बाई वॉल्यूम, ये डेंसिटी है। तो P इज इक्वल टू, कई बार लोग इसको रो भी लिखते हैं, मैं अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए D लिख देता हूँ, आप ध्यान में रखेंगे डेंसिटी है। तो DRT बाई M, P क्या आ गया, DRT बाई M। ऐसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, गैसेस के टाइम पे भी यूज काफ़ी होता है, तो ये ध्यान में रखते हैं। कई लोग इसको PM इज इक्वल टू DRT भी याद रखते हैं, रख सकते हैं। अब देखिए हमसे इन्होंने क्या पूछा है, मोलर मास ऑफ ग्रेन्यूल पूछा है। तो मोलर मास के लिए m का फॉर्मूला इसको मॉडिफाई करके क्या बना, DRT बाई P, DRT बाई P। अब जो दे रखा है उसको उसके यूनिट्स के अकॉर्डिंग आप सेट करते चलो, आपको मिल जाएगा। मेनली यहाँ पे यूनिट आपको फंसा रहा है और कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पे डेंसिटी जो अपने को दिया हुआ है वो दिया हुआ है स्टूडेंट 0.46 ग्राम पर लीटर। अब अगर वो 0.46 ग्राम पर लीटर है तो इसको चेंज करने की तो ज़रूरत नहीं है, ग्राम में है लीटर में, बिल्कुल सही है। तो इसको तो अपन ने 0.46 ही लिख दिया। R की वैल्यू देखिए 0.082 ATM लीटर मोल केल्विन, ये भी अपनी जगह पे सही है, 0.082 इसको भी कर देते हैं। टेम्परेचर देखिए क्या है, टेम्परेचर दिया हुआ है 257, तो 257 में क्या करना पड़ेगा, 273 ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें टेम्परेचर किस में लेना होता है, केल्विन में। तो वो हो गया डिवाइडेड बाई प्रेशर, प्रेशर कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स 100 mm ऑफ Hg। तो 100 mm ऑफ Hg का मतलब क्या हुआ, आपको पता है ना कि 760 mm ऑफ Hg जो होता है वो 1 ATM के इक्वल होता है। और R के यूनिट में आप देखो क्या है, ATM। तो हमें इस प्रेशर को mm ऑफ Hg में लेके नहीं काम कर सकते, मतलब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ATM में। तो 1 ATM 760 mm ऑफ Hg होता है, मतलब कह सकते हैं 760 mm ऑफ Hg 1 ATM होता है। तो अगर अपने को 1 mm ऑफ Hg को कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 1/760। तो अगर 100 mm को कन्वर्ट करना है तो 100/760, और ये जो 100/760 है ऊपर में 760 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ इट इज़ जस्ट द मैटर ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ऑब्वियसली मैंने बोला था कि थोड़े बहुत, अभी तो 2022 के क्वेश्चन चालू हो गए, क्वेश्चन इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है, तो कहीं तो आपसे मेहनत करवाएगा, कैलकुलेशन में आपसे मेहनत करवा रहा है, मेहनत करिए और इसको सॉल्व करिए। इसको जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको मॉलिक्यूलर वेट अप्रॉक्सीमेटली आप निकाल सकते हो। मॉलिक्यूलर वेट वैसे स्टूडेंट्स आ जाता है यहाँ पे 152, जाहिर सी बात है एग्जैक्ट तो नहीं आया होगा, अप्रॉक्सीमेटली आपने इसको निकाला है, ठीक है ना। चलो तो यहाँ तक 33 नंबर तक क्वेश्चन हमारा अभी डिस्कस हो गया स्टूडेंट्स। अभी फिर इसको अगले सेशन में इसको कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए लेट्स कंक्लूड द सेशन। थैंक यू।